हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देवता ट्यूटोरियल। आई एम रानू ठाकुर। हम कर रहे थे क्लास 8th का साइंस चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। पहेली जो है वो ये सोच रही है, जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए क्यों ले जाया जाता है, मीन्स टीकाकरण के लिए उनके लिए क्यों लेके जाया जाता है। तो वह ना डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब, तो वो माइक्रोब जो क्या करते हैं, डिसीज़ कैरी करते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो हमारी बॉडी क्या करने लगती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है, जो क्या करती है, डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब से फाइट करती है, उनको हराती है, उन्हें किल करती है। ठीक है। और वो ये भी याद रखती है कि अगर ये माइक्रोब जो है फ्यूचर में फिर से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होते हैं तो हम इनको कैसे फाइट करेंगे, इनसे कैसे लड़ेंगे। अगर कोई एक मरा हुआ या कोई कमज़ोर माइक्रोब जो हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी क्या करती है, उस लड़ाई करती है, उसे क्या कर देती है, मार देती है। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे लिए ऐसे माइक्रोब से बचाती हैं जो क्या करती हैं, डिसीज़ कैरिंग करती हैं। और ऐसे ही जो वैक्सीन है वो भी वर्क करता है। बहुत सी डिसीज़ेज है जैसे कि इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, ये सभी डिसीज़ेज जो हैं वो वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जाती हैं। एडवर्ड जेनर जो है उनने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी, मीन्स स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई थी। कब बनाई थी, 1798 में। आपने अपने बचपन में आपको बहुत से इंजेक्शंस जो हैं वो दिए गए होंगे ताकि फ्यूचर में आपको डिसीज़ेज़ ना हो। तो क्या आप उन डिसीज़ेज़ का एक लिस्ट बना सकते हैं? आप उन डिसीज़ेज़ की लिस्ट बनाने के लिए अपने पेरेंट्स की जो है ना हेल्प ले सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज़ेज़, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ऐसी डिसीज़ से बचाया जाए। इसीलिए क्या होता है, जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं, जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन्स होती हैं, वो आसपास के सभी हॉस्पिटलों में क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। और आपने टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, न्यूज़पेपर में आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा होगा। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, बच्चों के लिए पोलियो की ड्रॉप दिलाई जाती है। ठीक है, पोलियो की ड्रॉप जो थी वो पिलाई जाती है। और यहाँ पे जो पोलियो ड्रॉप है वो एक एक्चुअली में है क्या, वैक्सीन है। और पहले क्या होता था, बहुत पहले बच्चों को स्मॉल पॉक्स हो जाया करता था, जिसके लिए क्या हो किए गए, पूरे देश भर में कैंपेन लगाए गए। और अब क्या है, उससे फाइनली हमने उसे क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है। ये दीज डेज वैक्सीन, जो वैक्सीन है वो बनते कैसे, वो भी किससे बनती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। और ये क्या करती है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को बहुत सी डिसीजेस होने से रोकती है। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं, मीन्स सॉइल की मिट्टी को क्या बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं, मीन्स सॉइल को नाइट्रोजन रिच बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इन माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स जो है वो हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कैसे करते हैं। तो जो पहेली है और बूझो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उनका जो स्कूल गार्डनर है वो क्या बना रहा है, खाद बना रहा है, मैन्योर बना रहा है, जिसके लिए क्या है, उसके फ्रेंड जो क्या करते हैं, आसपास से प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके वगैरह को आसपास के घरों से कलेक्ट करते हैं और गार्डन से भी कलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। और कुछ समय बाद वो जो गड्ढे में जो कचरा पड़ा हुआ था वो सड़ने लगता है और सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, खाद बन जाता है। तो पहेली और जो बूझो है वो ये सोच रहे हैं कि इसमें तो हमने कचरा डाला था, ये कचरा जो है वो खाद कैसे बन गया और कचरे का क्या हुआ। अब एक्टिविटी 2.5 में आपको बता रहे हैं कि आपको 2 पॉट लेने हैं, उनको आपको हाफ फिल कर देना है सॉइल से। और एक पॉट को जो है ना नाम दे देना है ए और दूसरे पॉट को नाम दे देना है बी। और ए पॉट में आपको क्या करना है, प्लांट वेस्ट डालना है, और बी पॉट में आपको क्या करना है, पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज जो है वो डालने हैं। और उनके लिए 3 से 4 वीक तक के लिए ऑब्जर्व करना है। आपको क्या उन दोनों पॉट्स में कोई डिफरेंस दिखाई दिया? आप क्या देखते हैं कि जो पॉट ए था उसमें क्या हो गया है, जो प्लांट वेस्ट हमने डाला था वो किस में सड़ के किस में कन्वर्ट हो गया है,
मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उन प्लांट वेस्ट को सड़ाया और उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। और अब ये मैन्योर क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोड्यूस करेंगे। तो जब हम इसमें पौधा लगाएंगे तो हमारे पौधे को क्या मिल जाएंगे, न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। उसी तरफ दूसरी तरफ जो है पॉट बी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसमें इन सभी चीज़ों को डिकम्पोज नहीं कर पाए, वो इन सभी चीज़ों को जो है डिकम्पोज नहीं किया है और इनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और ना ही इन माइक्रोब्स ने इनको क्या किया है, मैन्योर में कन्वर्ट किया है। आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है, ग्राउंड्स पे क्या होता है, पेड़ पौधे जो है वो पड़े रहते हैं या फिर कोई जानवर मर जाता है और आप कुछ लंबे समय बाद देखते हैं तो वहाँ से वो हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट और एनिमल्स को, मीन्स जो प्लांट्स के वेस्ट थे और जो एनिमल की बॉडी थी जो वहाँ सरफेस पे पड़ी हुई थी, ग्राउंड पे पड़ी हुई थी, उसे क्या करते हैं, धीरे धीरे सड़ाना स्टार्ट करते हैं और उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं, उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये सब्सटेंस जो है वो अगेन यूज़ कर लिए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो सड़े हुए और हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करते हैं, सड़ा के ख़त्म कर देते हैं। और क्या करते हैं, स्मेल जो उनसे स्मेल आती है उसको भी क्या करते हैं, कम करते हैं। और इससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं करेंगे, सड़ाएंगे नहीं, तो उनसे जो स्मेल आ रही है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो कुछ दिनों तक स्मेल आती है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्मेल आना बंद हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करने लगते हैं, अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं उसको डिकम्पोज करने की, और फिर वो आदमी उसको डिकम्पोज कम्प्लीटली कर देते हैं, तो जो स्मेल है वो भी क्या हो जाती है, चली जाती है। तो इस तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। तो अभी तक ये तो हमने पढ़ लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा क्या 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 यूज़फुल है, हमारे लिए किस किस तरीके से यूज़फुल है। अब हम पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ये क्या कहते हैं, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में डिसीज़ फैलाते हैं। और इन डिसीज़ फैलाने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम पैथोजेंस बोलते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, क्लोथ को भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल। अब हम इनके हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में ना स्टडी करेंगे। तो उन माइक्रोब्स के बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे जिनसे ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, डिसीज़ होती है। मीन्स जो ह्यूमंस में क्या कहते हैं, डिसीज़ फैलाते हैं। जो पैथोजेंस हैं, जब वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर हो जाएंगे, पैथोजन मीन्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डिसीज़ फैलाते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे होंगे, या तो जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं या जो हम खाना खा रहे हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो एंटर हो जाते हैं। या फिर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिसके अंदर ऑलरेडी वो पैथोजन है, तो हमारे अंदर भी वो पैथोजन आ जाएगा और हम भी बीमार हो जाएंगे। माइक्रोबियल डिसीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। माइक्रोबियल डिसीज़ वो डिसीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलती हैं। कैसे फैलती हैं, या तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, या फिर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, तो वो डिसीज़ क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जो है कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस जो है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं। वैन अ पर्सन, जब पर्सन को क्या होती है, सर्दी जुकाम हो जाता है और जब वो छींकता है तो छींकते समय जो फाइन ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते, मतलब जो छोटे छोटे पानी रहता है ना, उसके ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं वो बूंदे बूंदे वो निकलती हैं, उनमें क्या होते हैं, वो उन छोटी छोटी बूंदों में क्या होता है, 1000 ऑफ वायरस होते हैं जो क्या हो जाते हैं, हवा में स्प्रेड हो जाते हैं। और यही जब वहीं पे अगर जो हेल्दी पर्सन होता है वो ब्रीथ करता है तो ये जो वायरस है वो क्या होते हैं, उस हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाते हैं, उसे भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं, मीन्स उसे भी बीमार कर देते हैं। अब ये बूझो है, ये सोच रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। फिर कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं। तो पहेली जो है वो बता रही है कि जब आप छींके, खांसें, तो आपको क्या करना चाहिए, रुमाल को अपनी नाक पे और मुंह पे रखना चाहिए। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डिस्टेंस बना के रह सकते हैं।
देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ऐसे बहुत से इंसेक्ट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं जो क्या कहते हैं, विच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब, जो डिसीज़ कैरियर होते हैं, ठीक है। जिन हाउस फ्लाई जो है वो एक ऐसी कैरियर है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज, जो फ्लाइज है मतलब जो मक्खी है वो क्या बैठ जाती है कचड़ों पर बैठती है या फिर जो एनिमल वेस्ट है उन पर बैठती है, और वहाँ से जो पैथोजन होते हैं वो उस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब ये जो मक्खी है वो आके फिर हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठती है तो ये जो पैथोजन्स है वो हमारे अनकवर्ड फूड पे छोड़ देती है, और जब हम इस कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं तो हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि हमेशा कवर किया गया फूड ही खाना चाहिए। हमारे लिए जो अनकवर्ड फूड आइटम्स होते हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल ये दे रहे हैं कि जो एनाफिलीज मॉस्किटो होती है, मीन्स जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है वो क्या कहता है, उससे हमें क्या होता है, मलेरिया होता है, उसके काटने से हमें मलेरिया होता है। और जो एडिस मॉस्किटो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है उसके काटने से हमें क्या होता है, डेंगू वायरस होता है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम मलेरिया और डेंगू को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसको बढ़ने से हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पहेली बोल रही है कि वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड, हमारी जो टीचर वो हमें ये क्यों बता रही थी कि जो पानी है वो कहीं भी आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। तो जो मॉस्किटो हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पानी में ही पनपते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पानी को ना ही कूलर्स में, ना ही टायर्स में, ना ही फ्लावर पॉट में कहीं भी जमा नहीं होने देना चाहिए, ताकि ये जो मॉस्किटोज़ हैं वो पनप ना सकें। हमें अपने आसपास क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। हम अपने आसपास अगर ड्राई रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे हम क्या कर सकेंगे, मॉस्किटोज़ को पनपने से रोक सकेंगे। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, अब आपके लिए वो लिस्ट तैयार करनी है कि आपने किस किस एक्टिविटीज़ से मलेरिया को होने से रोका, आपने ऐसा क्या क्या किया, क्या क्या अपन ऐसा कर सकते हैं जिससे मलेरिया होने से हम रोक सकते। अब यहाँ पे जो आपको टेबल दी हुई है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं, वन वर्ड तो बहुत ज़्यादा इसमें से आ सकते हैं। तो पहला इसमें बता रहे हैं कि डिसीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये बता रहे हैं कि डिसीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होगी, कैसे होगी, और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे प्रिवेंट जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ डिसीज़ बताएंगे सारी डिसीज़, और वो किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, कि बैक्टीरिया से होती हैं, कि वायरस से होती हैं, कि प्रोटोजोआ से होती हैं, ये सब बताया है। तो आप ये टेबल जो है इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे का जो टॉपिक है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।